हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं बच्चों, वो है ड्रग टारगेट। ड्रग टारगेट के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पर दो सब टॉपिक डिस्कस करेंगे, एंजाइम एज अ ड्रग टारगेट एंड रिसेप्टर एज अ ड्रग टारगेट। तो पहले बात करते हैं कि कोई भी जो ड्रग होती है, ड्रग मीन्स मेडिसिन, हम जब उसको लेते हैं, खाते हैं, तो दैट ड्रग नीड अ टारगेट इन आवर बॉडी। टारगेट के साथ इंटरैक्ट करके कोई भी मेडिसिन अपना इफ़ेक्ट शो करेगा। अब ये टारगेट हमारी बॉडी के अंदर जो होते हैं, दे आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, दे आर बायो मॉलिक्यूल्स इनसाइड आवर बॉडी, सच एज हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। तो दे ऑल आर नोन एज बायोमॉलिक्यूल्स। एंड जो मेडिसिन्स या ड्रग्स होती हैं वो इनको टारगेट करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं इनके साथ और फिर अपना इफ़ेक्ट शो करती हैं। तो यहाँ पर हम लोग दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एंजाइम एज अ ड्रग टारगेट और रिसेप्टर एज अ ड्रग टारगेट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एंजाइम क्या होता है। एंजाइम एक जो हम बायोमॉलिक्यूल कह रहे हैं इसको, जो बॉडी के अंदर होता है, बट बेसिकली व्हाट आर एंजाइम्स? तो बेसिकली बच्चों, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। दीज आर प्रोटीन्स, these are natural proteins inside our body, and these proteins are very much essentials for catalyzing the chemical reaction which are occurring inside our body। हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिन्हें हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं, उनको कैटलाइज करने वाले जो कैटलिस्ट होते हैं वो एंजाइम्स कहलाते हैं। तो एंजाइम्स का क्या काम होता है बॉडी के अंदर? टू कैटलाइज सर्टेन बायोकेमिकल रिएक्शंस occurring in our body, and that's why they are also known as biocatalyst। और केमिकली ये प्रोटीन्स होते हैं। ओके, तो देखिए एंजाइम कैसे वर्क करता है, पहले इसको समझते हैं, फिर हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, इट इज़ जस्ट अ ब्लॉक डायग्राम टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये सपोज एंजाइम है, ओके, एंजाइम है, केवल ब्लॉक डायग्राम है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इट इज़ अ ब्लॉक डायग्राम। एंजाइम ऐसा कुछ नहीं है, एंजाइम इस तरीके का कोई नहीं है, बस एक केवल समझाने के लिए ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है। दिस इज़ एंजाइम। एंजाइम की सरफेस पर होती है एक्टिव साइट। नाउ एक्टिव साइट क्या है? एक्टिव साइट जहाँ पर जाकर सबस्ट्रेट जुड़ेगा। अब सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल है जिसको एंजाइम कैटलाइज करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि सबस्ट्रेट आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जिसको कैटलाइज करके एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। अब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम पहले क्या करेगा, या सबस्ट्रेट क्या करेगा? सबस्ट्रेट पहले एंजाइम की एक्टिव साइट पर जाकर अटैच होता है। इस सबस्ट्रेट को यहाँ पर जाकर अटैच होना होगा, ओके, और ये तभी अटैच हो पाएगा जब सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट जो हो एक दूसरे के लिए बनी हो। इट इज़ जस्ट लाइक अ लॉक एंड की हाइपोथेसिस, कि जैसे आपके पास ताला है और ताले का इमेजिन करें, जैसे ताला, सपोज ये ताला है और जहाँ पर चाबी हम लोग फिट करते हैं वो सपोज एक्टिव साइट मान लीजिए, और सबस्ट्रेट सपोज आपकी की है। तो जिस ताले की चाबी होगी वो उसी से खुलेगा। इन अ सेम वे ये एक्टिव साइट जिस सबस्ट्रेट की होगी वही सबस्ट्रेट वहाँ जाकर फिट होगा, कोई दूसरा सबस्ट्रेट वहाँ जाकर फिट नहीं हो पाएगा। इट मीन्स दैट एक्टिव साइट आर वेरी सिलेक्टिव फॉर द सबस्ट्रेट। कोई भी सबस्ट्रेट जाकर किसी भी एंजाइम के एक्टिव साइट पर जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। डिफरेंट सबस्ट्रेट हैव डिफरेंट एंजाइम्स, और यू कैन से डिफरेंट सबस्ट्रेट हैव डिफरेंट एक्टिव साइट। हर किसी की एक्टिव साइट फिक्स है। तो ये सबस्ट्रेट जो है, अगर ये इसकी एक्टिव साइट है तो ये सबस्ट्रेट यहाँ जाकर फिट होगा और बनेगा आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, दिस इज़ योर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये देखिए यहाँ पर आपका जो है ये सबस्ट्रेट है, ये इस एक्टिव साइट पर जाकर यहाँ फिट हो गया है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और फिर यहाँ पर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद ये एक्टिव साइट को छोड़ देगा, प्रोडक्ट बनेगा और आपकी एक्टिव साइट दोबारा
फ्री हो जाएगी किसी दूसरे सबस्ट्रेट को एकोमोडेट करने के लिए। तो इस तरीके से एंजाइम आपकी बॉडी के अंदर वर्क करते हैं। वो सबस्ट्रेट्स को अपनी एक्टिव साइट पर जाकर अटैच करते हैं, वहीं पर आपका सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और फिर प्रोडक्ट एक्टिव साइट को छोड़कर निकल जाता है और एक्टिव साइट आपकी दोबारा खाली हो जाती है टू अकोमोडेट अनदर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो ये तो हो गया कि एंजाइम कैसे वर्क करता है। अब ये बात आती है कि एंजाइम को ड्रग टारगेट किस तरीके से करता है, कैसे ड्रग एंजाइम को टारगेट करता है। तो ड्रग कैन टारगेट एंजाइम इन 2 डिफरेंट वेज। 2 तरीके से वो उसको टारगेट करता है, इंटरेक्ट करने के लिए उसको टारगेट करता है। बच्चों, एक कहलाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और एक कहलाता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अब ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। तो देखिए, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होगा कि जो ड्रग होगा वो सबस्ट्रेट को इस एक्टिव साइट पर नहीं जुड़ने देगा। एक्चुअल में जो ड्रग का मॉलिक्यूल होगा और जो सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल होगा, इन दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर होगा और इसीलिए ये जो एक्टिव साइट है, इस एक्टिव साइट पर जहाँ सबस्ट्रेट को जुड़ना चाहिए था वहाँ जाकर ड्रग जुड़ेगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी एक्टिव साइट पर कोई भी सबस्ट्रेट जुड़ेगा ऐसा नहीं होता है। इस एक्टिव साइट पर वही सबस्ट्रेट जुड़ेगा जो इसका सबस्ट्रेट जिसके लिए ये एक्टिव साइट बनी हुई है। ओके, लेकिन अगर हमारे मॉलिक्यूल, हमारे ड्रग के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हमारे सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से या कॉम्पोजिशन से मैच करता हो तो ये ड्रग क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट को इस बाइंडिंग साइट तक नहीं जुड़ने देगा। खुद ये ड्रग इस एक्टिव साइट पे जाकर अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट यहाँ नहीं जुड़ पाएगा। तो देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन बिटवीन ड्रग एंड सबस्ट्रेट टू एकोमोडेट दिस एक्टिव साइट। ओके, और ड्रग अगर यहाँ जुड़ेगा तो बच्चों बनेगा आपके पास ड्रग। ये देखिए, ड्रग यहाँ जुड़ गया है और ड्रग के यहाँ जुड़ने से मीन्स मेडिसिन के यहाँ जुड़ने से क्या होगा, आपका जो सबस्ट्रेट है वो यहाँ नहीं जुड़ पाएगा। हमारी जो एक्टिव साइट है वो ब्लॉक हो गई है ना। तो ड्रग ब्लॉक द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। तो इस तरीके का अगर ड्रग इंटरेक्ट करता है एंजाइम के साथ और सबस्ट्रेट को वहाँ नहीं जुड़ने देता है और खुद उसकी एक्टिव साइट को अकोमोडेट कर देता है, तो इस तरीके के को हम लोग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं। अब एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ड्रग एंजाइम को नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर तरीके से भी टारगेट कर सकती है। अब एंजाइम्स में एक्टिव साइट के साथ साथ एक और साइट होती है जिसे हम लोग कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। एक्टिव साइट, दिस इज एलोस्टेरिक साइट। अब क्या करेगा, देखिए, ड्रग इंस्टेड ऑफ अटैचिंग इटसेल्फ ऑन द एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट पे नहीं जुड़ेगा, ये आपकी एलोस्टेरिक साइट पर जाकर जुड़ेगा। अगर ड्रग एलोस्टेरिक साइट पे जाके जुड़ता है, उससे क्या होगा, आपकी जो एक्टिव साइट है इसकी साइट, एक्टिव साइट चेंज हो जाएगी, उसकी शेप बदल जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा सबस्ट्रेट है वो इस एक्टिव साइट पर नहीं जुड़ पाएगा। ओके, फिर से समझा रहा हूँ, ये ड्रग जो है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अगर है तो ये ड्रग एक्टिव साइट पर ना जुड़कर एलोस्टेरिक साइट पे जाके जुड़ेगी और एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ने के बाद क्या होगा, एक्टिव साइट जो होगी उसकी शेप बदल जाएगी और शेप बदलने की वजह से हमारा जो सबस्ट्रेट है वो इस एक्टिव साइट पर अटैच नहीं हो पाएगा। देखिए, यहाँ पर एक्टिव साइट मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट की है और यहाँ पर एक्टिव साइट को मैंने ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो ये एक्टिव साइट की बदल गई है इस ड्रग के इस एलोस्टेरिक साइट पर जुड़ने की वजह से। तो एक्टिव साइट चेंज्ड। ओके, एक्टिव साइट विद चेंज शेप यहाँ पे लिखा हुआ है, तो चेंज होगी, जिसकी वजह से हमारा सबस्ट्रेट जो होगा वो इस एक्टिव साइट पर नहीं जुड़ पाएगा। तो यहाँ पर कंपटीशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ड्रग एक्टिव साइट पे जाके अटैच हो ही नहीं रहा है, ये तो एलोस्टेरिक साइट पे जाके जुड़ रहा है। तो दैट टाइप ऑफ इंटरैक्शन इज नोन एज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ओके, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो एंजाइम्स को ड्रग 2 तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है, उसको टारगेट बना सकता है। एक कॉम्पिटिटिव है, फिगर आपके सामने है, और दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव है, जिसमें ड्रग आपका एक्टिव साइट पे न जुड़कर एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ता है, जिसकी वजह से एक्टिव साइट की शेप बदल जाती है और सबस्ट्रेट उसे
उसके साथ जाकर अटैच नहीं हो पाता है। और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होगा, ड्रग जाकर एक्टिव साइट पे जुड़ जाएगा, जिससे कि हमारी एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाएगी और सबस्ट्रेट उसके ऊपर अटैच नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से ड्रग आपके एंजाइम को टारगेट करती है। अब बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि हाउ ड्रग कैन टारगेट रिसेप्टर्स, यानी कि रिसेप्टर एज अ ड्रग टारगेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानना चाहेंगे कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। तो बच्चों रिसेप्टर्स भी प्रोटीन्स होते हैं। दे आर ऑल्सो प्रोटीन जस्ट लाइक एंजाइम्स, दे आर ऑल्सो प्रोटीन and these proteins are very very important for the body communication system। हमारी बॉडी का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके ऊपर अभी बात करूंगा मैं आपके साथ, क्या कम्युनिकेशन सिस्टम की मैं बात बताना चाह रहा हूँ। लेकिन हमारी बॉडी का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके लिए रिसेप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और केमिकली अगर हम बात करें तो रिसेप्टर्स आपके प्रोटीन्स होते हैं। ओके, नाउ वेयर दे आर प्रेजेंट, रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं बॉडी में। रिसेप्टर्स हमारी पूरी बॉडी ऑर्गन्स, जो भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स में जो सेल मेम्ब्रेन होती है, भाई कोई भी ऑर्गन है उसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन होगी और दैट इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के बीच में रिसेप्टर्स प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। कुछ इस तरीके से देखिए ज़रा आप, ये देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज़ योर आउटर सेल मेम्ब्रेन, या आउटर सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर सेल मेम्ब्रेन हो गई, और इनके बीच में ये मैंने रिसेप्टर शो किया हुआ है जिसका थोड़ा सा हिस्सा आपका सेल मेम्ब्रेन से बाहर होता है। सेल मेम्ब्रेन कोई भी ऑर्गन होगा उसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन होगी और सेल मेम्ब्रेन के बीच में आपके रिसेप्टर्स प्रोटीन्स होते हैं। कुछ इस तरीके से ये लोकेटेड होते हैं कि इनका थोड़ा सा हिस्सा सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ रहता है। ओके, एंड ये चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है, देख सकते हैं आप इस बात को। और जो बाहर की तरफ ये रिसेप्टर्स का जो लुक बाहर की तरफ रहता है दैट इज़ कॉल्ड बाइंडिंग साइट, उसको हम लोग बाइंडिंग साइट कहते हैं। तो दिस इज़ रिसेप्टर, दिस इज़ बाइंडिंग साइट, दिस इज़ आउटर सेल मेम्ब्रेन, दिस इज़ इनर सेल मेम्ब्रेन, and in between these membrane there is a receptor which is a protein, and this protein is very very important for the body communication system। अब देखिए कभी भी हम कोई भी हमारी बॉडी में ऑर्गन काम करता है तो उसके लिए मैसेजेस हमें ब्रेन से आते हैं। ब्रेन ही मैसेजेस सेंड करता है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन को कि उनको किस तरीके से परफॉर्म करना है, वेदर द ऑर्गन इज़ इंटरनल और एक्सटर्नल। ओके, तो उनको किस तरीके से वर्क करना है इसका मैसेज हमें ब्रेन से आता है। लेकिन ब्रेन खुद चलकर नहीं आता है, ब्रेन अपनी जगह पर फिक्स है। तो वो क्या करता है, वो मैसेजेस ट्रांसफ़र करता है इन द फॉर्म्स ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स के माध्यम से, केमिकल्स के थ्रू ब्रेन अपने मैसेजेस को कन्वे करता है और उन केमिकल्स को हम लोग केमिकल मैसेंजर्स कहते हैं। केमिकल मैसेंजर्स वो केमिकल्स हैं जो ब्रेन के मैसेज को डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक ले जाने का काम करते हैं। ओके, और ये केमिकल मैसेंजर बॉडी में हमारे या तो हार्मोन्स होते हैं या तो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। या तो हार्मोन्स हमारे केमिकल मैसेंजर होते हैं या तो फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे जो कम्युनिकेशन के लिए जो ब्रेन भेजता है सिग्नल्स, वेदर दे आर थ्रू हार्मोन्स और थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स। ओके, अब इन केमिकल मैसेंजर्स को रिसीव करने के लिए हमारे ऑर्गन्स के जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके बीच में रिसेप्टर्स होते हैं। भाई आपके ब्रेन को जिस भी ऑर्गन तक मैसेज सेंड करना है वो अपना मैसेज केमिकल मैसेंजर के थ्रू सेंड करेगा। केमिकल मैसेंजर उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक जहां आपको मैसेज ब्रेन का पहुंचाना है, केमिकल मैसेंजर मैसेज लेकर आएगा और उस ऑर्गन के जो रिसेप्टर्स होंगे वो रिसेप्टर्स उस मैसेज को रिसीव करने का काम करेंगे। और वो जो मैसेज केमिकल मैसेंजर्स होते हैं वो अपना मैसेज कन्वे करते हैं बाइंडिंग साइट पर। यहाँ पर जाकर आपका केमिकल मैसेंजर जाकर जुड़ेगा। जैसे ही केमिकल मैसेंजर यहाँ पर जाकर जुड़ता है, इस बाइंडिंग साइट की शेप बदल जाती है। और शेप बदलने से ही
मैसेज आगे जाकर कन्वे होता है। यानी कि शेप बदलने का मतलब है कि मैसेज आपका आगे बाकी दूसरे ऑर्गन तक या बाकी दूसरे टिश्यूज़ तक पहुंच गया है। फिर यहाँ से केमिकल मैसेंजर हट जाएगा और आपकी जो एक्टिव साइट है ये दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। तो इतना उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हुआ है कि ब्रेन मैसेजेस सेंड करता है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को with the help of chemical messengers, and these are the chemical messenger in form of hormones और neurotransmitter। जो ब्रेन केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू मैसेज कन्वे सेंड करता है उनको रिसीव करने के लिए डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स पर रिसेप्टर मौजूद होते हैं। तो रिसेप्टर अपनी बाइंडिंग साइट पर केमिकल मैसेंजर को रिसीव करने का काम करते हैं। ओके, तो दो न्यूरॉन्स हो जाएं या एक न्यूरॉन से मसल्स को मैसेज कन्वे करना हो या दो न्यूरॉन्स के बीच में मैसेज हमें ट्रांसफ़र करना हो, तो ये सारा काम केमिकल मैसेंजर्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज रिसेप्टर्स। तो देखिए लिखा हुआ भी है यहाँ पे कि मैसेज बिटवीन टू न्यूरॉन्स और बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल्स इज कम्युनिकेटेड थ्रू सर्टेन केमिकल्स called chemical messenger, and these are received at the binding site of the receptor protein। यही मैंने आपको अभी समझाया। तो अभी तक मैंने आपको रिसेप्टर के बारे में बताया कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं और इनका बॉडी के अंदर क्या काम होता है। अब हम जानना चाहेंगे इस टॉपिक में कि कैसे दवाई रिसेप्टर को टारगेट करती है। रिसेप्टर को टारगेट करती है यानी कि रिसेप्टर एज अ ड्रग टारगेट। तो बच्चों, ड्रग कैन इंटरेक्ट विद रिसेप्टर और कैन मेक रिसेप्टर एज अ ड्रग टारगेट इन टू डिफरेंट वेज। अगेन दो तरीके यहाँ पर हमारे पास अगेन आ गए, एक है एंटागोनिस्ट ड्रग और दूसरी है एगोनिस्ट ड्रग्स। एगोनिस्ट ड्रग, एंटागोनिस्ट ड्रग। अब देखिए डिफरेंस क्या होता है। ये जो एंटागोनिस्ट ड्रग्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये आपके रिसेप्टर्स की बाइंडिंग साइट पर जाकर अटैच हो जाती हैं। उससे क्या होगा, बाइंडिंग साइट पर जाकर जो हमारा अभी जो मैंने आपको यहाँ पर रिसेप्टर बताया, तो रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट पर केमिकल मैसेंजर को मैसेज लेकर आना है ब्रेन का, और फिर वो मैसेज यहाँ से ट्रांसफ़र होकर बाकी टिश्यूज़ और बाकी सेल्स में ट्रांसफ़र होगा रिसेप्टर के थ्रू। लेकिन एंटागोनिस्ट ड्रग क्या करती हैं, इस बाइंडिंग साइट पर जाकर अटैच हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये बाइंडिंग साइट ब्लॉक हो जाती है और आपके जो केमिकल मैसेंजर्स हैं वो यहाँ तक मैसेज कन्वे नहीं कर पाते हैं। तो जब हमें केमिकल मैसेंजर्स जो ब्रेन के द्वारा भेजे गए केमिकल मैसेंजर्स के मैसेजेस हैं उनको ब्लॉक करना हो तो हम लोग एंटागोनिस्ट टाइप के ड्रग्स का यूज़ करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल जैसे मैं दे रहा हूँ आपको कि ऑपरेट करने से पहले किसी ऑर्गन को अगर डॉक्टर्स ऑपरेट करते हैं तो हम उसको पहले सेंसलेस करते हैं, उसको हम लोग सुन करने का काम करते हैं डॉक्टर्स। तो बेसिकली अगर किसी ऑर्गन को हम लोग टाइम बीइंग सुन कर दें तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब ये है कि ब्रेन के द्वारा जो सिग्नल भेजे जा रहे हैं वो सिग्नल उस ऑर्गन के रिसेप्टर्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसी वजह से वो ऑर्गन या वो बॉडी पार्ट आपका सेंसलेस हो गया है। तो हुआ क्या होगा, जो ड्रग होगी, जो दवाई उस पेशेंट को दी गई होगी, वो उस ऑर्गन के जो रिसेप्टर्स होंगे वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे होंगे, क्योंकि ड्रग ने इस एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया है। इस पे जाकर वो जुड़ गई है, ड्रग यहाँ पे जाके जुड़ गया है और इस एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया है। तो व्हेन ब्लॉकिंग ऑफ मैसेज इज रिक्वायर्ड देन सच टाइप ऑफ ड्रग्स आर रिक्वायर्ड विच आर नोन एज एंटागोनिस्ट ड्रग्स, जिनको हम लोग एंटागोनिस्ट ड्रग के नाम से जानते हैं। ओके, नाउ बच्चों वी हैव एगोनिस्ट ड्रग। अब एगोनिस्ट ड्रग क्या करती हैं? एगोनिस्ट ड्रग वो ड्रग्स होती हैं that mimic the natural chemical messenger by switching on the receptors are called agonist drug। मतलब क्या हुआ कि ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो नेचुरल जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं उनको मिमिक करती हैं, मतलब उनकी नकल करती हैं। ओके, उनकी नकल करती हैं
और इन दवाइयों की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? जब हमारी बॉडी में केमिकल मैसेंजर्स की कमी हो जाती है, जब केमिकल मैसेंजर पूरी तरीके से पर्याप्त मात्रा में प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, या आप कहें रिसेप्टर्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी वजह से, तो हम लोग ऐसी दवाइयों को यूज़ करते हैं जो हमारे नेचुरल मैसेंजर्स की नकल करते हैं। दैट मिमिक मीन्स नकल करना। तो ऐसी दवाइयाँ जो नेचुरल केमिकल मैसेंजर्स को मिमिक करती हैं और आपका जो रिसेप्टर है उस पर जाकर जुड़ जाती हैं, तो ऐसी दवाइयों को हम लोग एगोनिस्ट ड्रग कहते हैं। बात से में आई आपको? तो एगोनिस्ट ड्रग नेचुरल मैसेंजर्स को मिमिक करती हैं बाय स्विचिंग ऑन द बाइंडिंग साइट ऑफ द रिसेप्टर प्रोटीन, एंड वी रिक्वायर सच टाइप ऑफ ड्रग when there is lack of chemical messenger in our body। एक एग्जाम्पल मैं सपोज आपको देता हूँ कि जैसे सपोज माना है कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है X और उसको सेंस नहीं है, थोड़ा सा सेंस कम है उसके अंदर। अब वो खाना खा रहा है। अब खाना खाते खाते उसको ये नहीं पता चल रहा है कि मुझे कितना खाना है। ओके, पेट में वो बस भरे जा रहा है। बेसिकली जब हम खाना खाते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि अब नहीं खाना है? ब्रेन सिग्नल्स भेजता है पेट के रिसेप्टर्स तक, कि पेट के रिसेप्टर्स तक वो सिग्नल पहुंचते हैं कि भाई अब पेट भर गया है, अब आप खाना खाना बंद करें। लेकिन कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जिसमें ये सेंस ना हो कि भाई कब मुझे खाना बंद करना है, बिकॉज हो क्या रहा होगा कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति के जो ब्रेन से मैसेजेस आ रहे हैं केमिकल मैसेंजर्स की फॉर्म में, वो रिसेप्टर्स, पेट के रिसेप्टर्स तक पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसीलिए वो व्यक्ति ये फील नहीं कर पा रहा है कि मुझे कब खाना बंद करना है। ओके, तो हम लोग उस व्यक्ति को, उस पर्टिकुलर पेशेंट को एगोनिस्ट टाइप की ड्रग्स देंगे। ये ड्रग क्या करेंगी? जो नेचुरल केमिकल मैसेंजर्स की नकल करेंगी, मिमिक करेंगी और उसके पेट के रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगी, और तब उसको पता चलेगा कि हाँ अब मुझे खाना बंद करना है। तो उसके पेट में जो केमिकल मैसेंजर्स पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रहे थे, जिसकी वजह से वो उस चीज़ को फील नहीं कर पा रहा था कि मुझे कब खाना बंद करना है, ऐसे केसेस में हम लोग बच्चों एगोनिस्ट ड्रग देते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आप इसे रिवाइज़ करें, अच्छे से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।